नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है। साथ ही आपको बता दें कि सीएम धामी शेरसी हिमालयन हेलीपैड रुद्रप्रयाग पहुंचे। उन्होंने सोनप्रयाग में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण भी किया, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान सीएम धामी ने प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी हर जरूरत को पूरा किया जाएगा और हर संभव मदद की जाएगी। सीएम धामी ने प्रभावित क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात की है और साफ तौर पर उन्हें यह मैसेज देने की कोशिश की है कि प्रशासन आपके साथ है, सरकार आपके साथ है। और इसी कड़ी में उन्होंने जितने भी आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उनका हवाई सर्वेक्षण किया है। इसके साथ ही सीएम धामी शेरसी हिमालयन हेलीपैड रुद्रप्रयाग पहुंचे। उन्होंने सोनप्रयाग में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण भी किया, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात करते हुए नजर आए। उन्हें आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया कि जितने भी प्रभावित और पीड़ित हैं उनका हर संभव मदद किया जाएगा, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। सरकार और प्रशासन उनके साथ हमेशा से खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। मुख्यमंत्री का यह हवाई दौरा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तराखंड लगातार जिस हालात से गुजर रहा था, ऐसे में मुख्यमंत्री का संजीदा होना लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज जरूर देगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी आलोक सेमवाल इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, मुख्यमंत्री धामी लगातार एक्टिव हैं और उनकी ये एक्टिविटी लोगों के बीच एक पॉजिटिव मैसेज तो जरूर लेकर जाएगी, क्योंकि उत्तराखंड जिस तरह की तबाही के मंजर से रूबरू हो रहा है, ऐसे में आपदा प्रभावित लोगों के लिए उनका यह हवाई दौरा, सर्वेक्षण और मुलाकात क्या मायने रखता है? लेटेस्ट अपडेट। कुणाल, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिलहाल सोनप्रयाग के जो आसपास के क्षेत्र हैं जहां पर आपदा की वजह से कहीं न कहीं यात्री फंसे हुए थे, उसका हवाई सर्वेक्षण करने का काम किया है। और फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां पर स्थानीय निवासियों से भी बातचीत की है। उन्हें भरोसा दिलाया है कि जो झारखंड प्रशासन है उनकी पूरी मुस्तैदी के साथ इस वक्त काम उनके लिए फिलहाल कर रहा है। और देखने वाली बात यही होगी कि ये मार्ग कब तक खुलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का ये आश्वासन जो है कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इफेक्ट जरूर डालेगा लोगों के मन में। और जिस हिसाब से अभी मानसून सीजन सुचारू है, तो शासन प्रशासन का अभी चेतावनी लोगों के लिए यही है कि वो जो है अपना खासतौर पर ध्यान रखें और जो यात्रा रूट है वह अगर ज्यादा बारिश होती है तो उस पर यात्रा फिलहाल वो ना करें। चलिए, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी से दर्शकों को अवगत कराने के लिए आलोक, आपका बेहद शुक्रिया। और अब बात जसपुर की, जहां पूर्व राज्यपाल और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा, डॉक्टर सुदेश व अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत में भगत सिंह कोश्यारी ने आपदा को लेकर कहा कि प्रकृति की जो आपदा है वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर केरल, ये आपदाएं थोड़ी बहुत मानव निर्मित हो सकती हैं, लेकिन अधिकांश इस तरह में जो बादलों का फटना होता है, लैंडस्लाइड है, ये तो प्रकृति का नियम है जो अनादिकाल से चला आ रहा है। सभी लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन उसका कैसे मुकाबला करें और कैसे धैर्य से इससे निपटा जा सके, ये सीखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जसपुर के विकास के लिए पूर्व विधायक खुद इतने सक्षम और अनुभवी हैं, लेकिन अगर विकास की बात है तो हम सब एक हैं और राजनीतिक संगठन में भी हम सब एक साथ ही रहते हैं। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान में गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे गुलरभोज स्थित अपने कैंप कार्यालय पहुंचे और उन्होंने वहां प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और वर्तमान विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि गदरपुर मटकोटा मार्ग पुनर्निर्माण और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिनेशपुरा का नवीनीकरण के संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुलाकात हुई है। इसके साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने दोनों मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए कार्य को स्वीकृति प्रदान की है।
उन्होंने कहा कि गदरपुर मटकोटा मार्ग का प्रस्ताव बनाकर अविलंब केंद्र को भेजा गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देते हुए दोनों कार्य इसी सत्र में पूरा होने की बात कही। आपको बता दें कि गदरपुर मटकोटा मार्ग जर्जर हालत में है। 1 साल के भीतर 20 लोगों की मौत हो चुकी है। गदरपुर मटकोटा मार्ग का पुनर्निर्माण को लेकर कई बार क्षेत्र के तमाम राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया और अभी भी यह सिलसिला लगातार जारी ही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकार कल्याण कोष की राशि को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने की घोषणा की है। रिंग रोड स्थित सूचना भवन में सीएम धामी ने एक मैराथन बैठक की और इस बैठक में पत्रकारों के हित में कई निर्णय दिए गए। साथ ही सरकार की योजनाओं को प्रचार प्रसार के माध्यम से किस तरह जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जल्द ही उत्तराखंड में पत्रकारों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस के लिए एक कमेटी गठित की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया यानी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि को इन पैनल के लिए भी योजना बनाई जाने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री ने कई और भी घोषणाएं की। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि समीक्षा बैठक में विभाग के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं, इसको लेकर चर्चा की गई। सहयोगी आलोक सेमवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी आलोक सेमवाल, पत्रकारों के लिए एक अच्छी खबर इसे माना ही जा सकता है। 5 करोड़ की जगह अब जो कोष है वो 10 करोड़ का हो गया और साथ ही अन्य सुविधाएं देने की भी बात कही गई है। इस पूरे मामले पर अपडेट दिए और क्या कुछ जानकारी निकल कर आई इस मीटिंग में? देखिए कुणाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है एक समीक्षा बैठक कल सचिवालय में की थी। इसमें पत्रकारों के हित में कई फैसले लिए गए। आपको बताना चाहूंगा कि जो कोष की धनराशि थी वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। इसके साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि ब्रॉडकास्टिंग लॉ भी केंद्र में पास हुआ था। तो यूट्यूब, फेसबुक जैसे जो प्लेटफॉर्म है उसमें जो पत्रकार कार्य करते हैं उनके लिए भी बेहद फायदेमंद ये सौदा साबित होने वाला है और किसी न किसी तरह फिलहाल पत्रकारों के हित में ये फैसला लिया गया है। अब कब तक ये धरातल पर उतरता है ये एक देखने वाली बात जरूर होगी कुणाल, लेकिन जब भी धरातल पर उतरेगा ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं एक बेहतर कदम साबित हो सकता है सरकार की तरफ से। जी चलिए ठीक है, वाकई जो कदम बेहतर है उसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन बहुत सही बात आपने कही है कि धरातल पर कब उतरेगा। घोषणाएं तो हो जाती हैं लेकिन धरातल पर उतरने में काफी वक्त लग जाता है। चलिए, हमारे साथ जुड़ने आपके लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए आपका शुक्रिया आलोक। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां 15 अगस्त की तैयारियों में जुट गई है। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि आजादी के महापर्व को हर घर तिरंगा अभियान के तहत मनाया जाएगा। प्रदेश स्तरीय बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने रणनीति बनाई है, जिसको लेकर विपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि तिरंगा भारत के हर व्यक्ति के दिल में बसता है और हर व्यक्ति ने तिरंगा लहराने का काम किया है। ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी इवेंट मैनेजर्स वाली पार्टी और लोग हैं, इनका और कोई काम नहीं। देश के लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तिरंगा लहराना है। लोगों ने तिरंगा आजादी की लड़ाई के वक्त भी लहराया। सीमा का नौजवान तिरंगा लहराने का काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भी तिरंगा लहराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कांग्रेस नगराध्यक्ष अब्दुल्ला आरिफ मंगलोर पहुंचे। साथ ही उन्होंने नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी और उनसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर के नगर अध्यक्ष मीरापुर से होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट के दावेदार भी हैं। वहीं मंगलोर विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि अब्दुल्ला आरिफ एक सुलझे हुए नेता हैं और उन्हें खुशी हुई कि वह इस बार मुकाबला करेंगे और इस बार मुबारकबाद भी देने उन्हें खुद पहुंचे हैं। वहीं अब्दुल्ला आरिफ ने भी कहा कि एक समझदार और लोगों के काम करने वाले नेता हैं और उन्होंने उनके उपचुनाव के दौरान भी काम किया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि काजी निजामुद्दीन वह नेता हैं जिन्हें देश का हर व्यक्ति जान चुका है। बहुत कठिन चुनाव था। सरकार का सारा सिस्टम हमारे खिलाफ था। उसके बावजूद
काजी जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और जनता चुनाव लड़ रही थी। काजी जी तो चुनाव क्या लड़ रहे थे, जनता ने ही चुनाव जीता है। और काजी जी खास तौर से युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा है, जैसे हम जैसे नौजवान राजनीति में हैं, तो हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक सीख है कि हमें भी भविष्य में कभी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, कभी ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो चुनाव कैसे जीता जाता है और कैसा मैनेजमेंट चुनाव का होता है, ये एक तारीफ काबिल की बात है और युवाओं के लिए एक प्रेरणा की बात है। कहना क्या कहें, क्या वजह? देखिए, पुराना राजनीतिक परिवार है। जब उत्तर प्रदेश था उसके बाद भी इनके फादर बहुत बड़ी सक्रिय राजनीति में थे और इस घर से राजनीति चलने का काम हुआ उत्तर प्रदेश की। और उसके बाद जब उत्तराखंड बना तो उन्होंने अपनी विरासत को वजूकतू रखा और बढ़ाया, मजबूती के साथ काम किया। आज काजी जी राष्ट्रीय लेवल के भी नेता हैं और कांग्रेस हाईकमान का एक पूरा विश्वास उनके ऊपर जमा हुआ है, क्योंकि वो हर कसौटी पर खरे उतरने का काम किया। केदारनाथ धाम में 31 जुलाई की रात को आई आपदा से उत्तराखंड सरकार के साथ साथ पूरा प्रदेश जूझ रहा है, लेकिन पर्यटन विभाग द्वारा किए गए दावों के अनुसार 4 धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के रजिस्ट्रेशन और उनके वेरिफिकेशन का डेटा धरा का धरा रह गया है। खुद आपदा प्रबंधन के अपर सचिव आनंद स्वरूप ने इस बात की पुष्टि की है कि इस समय पर्यटन विभाग द्वारा आपदा प्रबंधन को केदारनाथ धाम पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के संबंध में किसी तरह का कोई डेटा साझा ही नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ मार्ग पर फंसे यात्रियों को केवल प्रत्यक्षदर्शियों और मौके पर मौजूद हालातों के आधार पर ही चिन्हित किया जा रहा है और केदारनाथ धाम की तरफ सोनप्रयाग से गए यात्रियों के संबंध में पर्यटन विभाग द्वारा किए गए दावे के अनुसार किसी भी तरह की कोई जानकारी आपदा प्रबंधन के साथ साझा नहीं की गई है, जिससे इस आपदा के दौरान कितने लोग ऊपर केदारनाथ घाटी में मौजूद थे, इसका कोई आकलन ही नहीं लगाया जा सक पाया है। सहयोगी आलोक सेमवाल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। आलोक, कितनी चिंता की बात है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप डेटा कलेक्ट करते हैं तमाम यात्रियों के, उनसे आप 5 तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, रिक्वायरमेंट होती हैं, और अब जब जरूरत पड़ी, जिस तरह से ये डेटा शेयर ही नहीं किया गया है रेस्क्यू टीमों के साथ और उसके डिपार्टमेंट के साथ, तो आखिर अब पता कैसे चलेगा कि कौन कौन लोग फंसे हैं? बहुत बड़ा सवाल है ये। जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन के लिए बहुत बड़ा सवाल इस वक्त सामने आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई ऑनलाइन पंजीकरण की जो प्रक्रिया होती है चारधाम यात्रा के लिए, उसमें आप सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और उसका एक मेन मोटिव ये होता है कि आखिर कितने लोग उस धाम में इस वक्त पर मौजूद हैं, ये जानने की बात होती है। हालांकि सरकारी आंकड़ा जो है अभी तक सामने नहीं आया है और कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं ये भी अभी फिलहाल सरकार बता नहीं रही है। तो एक बड़ा सवाल जरूर है और कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो इस बात को लेकर जो सवाल उठाना उसने शुरू कर दिया है कि यदि सरकार जो है अपना आंकड़ा साफ नहीं करती है तो जाहिर सी बात है कि सरकार कुछ ना कुछ छुपाने का काम कर रही है। हो सकता है कि वहां पर लोगों की मौत भी हुई हो और इसके तहत फिलहाल सरकार इस बात को छुपाने की कोशिश कर रही है। तो ये सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात तो फिर भी अलग है आलोक, ये तो जनता और भक्तों के साथ भी धोखा है ना। एक तो आप उनसे इतने डॉक्यूमेंट लेते हैं, उनको इतनी परेशानी होती है, फिर भी वो कोऑपरेट करते हैं, डॉक्यूमेंट्स देते हैं, और जब जरूरत पड़ती है कि उन डॉक्यूमेंट्स का उपयोग किया जा सके उन्हीं के लिए, तब उन्हीं को इसके बारे में कुछ पता नहीं और विभागों के बीच कोई साझेदारी नहीं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कुणाल, ये डेटा मांगा जरूर गया था लेकिन इस डेटा को अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया। बड़ा सवाल यही है कि आखिर शासन प्रशासन क्या सोच रहा है और किस वजह से इस डेटा को उपलब्ध नहीं करवा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये डेटा उपलब्ध करवाना बेहद जरूरी है ताकि ये पता लग पाए कि आखिर इस रूट पर जो है कितने यात्री फंसे हुए थे और किसको को रेस्क्यू किया गया है। जी कुणाल, चलिए, जब डेटा की जब जरूरत है तभी उपलब्ध नहीं है, अब जब अपलोड होगा तब उसका कितनी प्रासंगिकता रहेगी ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप बने रहिएगा हमारे साथ आलोक, हम आपके पास दोबारा अन्य खबर के लिए आएंगे। बहरहाल अब बात करेंगे अगले खबर की, जहां मुंबई की तर्ज पर अब उत्तराखंड पुलिस के मालखाने भी हाईटेक बनाए जाएंगे, जिसे एविडेंस मैनेजमेंट सेंटर के नाम से जाना जाएगा। इसमें मुकदमों से संबंधित साक्ष्य और माल का रखरखाव किया जाएगा। दरअसल आपराधिक घटना के बाद मौके से बहुत से साक्ष्यों को पुलिस इकट्ठा करती है। मसलन अगर हत्या हुई है तो हत्या किस हथियार या वस्तु के प्रहार से की गई है, उसे साक्ष्य के रूप में पुलिस को रखना पड़ता था। सालों साल चलने वाले मुकदमों में इनका प्रबंधन रखना काफी मुश्किल भी होता था, लेकिन सबूतों में QR कोड लगाकर कंप्यूटर की मदद से साक्ष्यों का पता अब चल सकेगा। वहीं आपराधिक मामले की घटनास्थल पर साक्ष्य प्राप्त करने में भी आसानी हो पाएगी।
आईजी पुलिस आधुनिकीकरण नीलेश आनंद भरणे का कहना है कि मालखाने को हाईटेक बनाए जाने पर काम चल रहा है। इसके लिए मुंबई के एडवांस्ड मैनेजमेंट सेंटर की व्यवस्था और डिजाइन का अध्ययन किया जा रहा है। देहरादून जिले को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है, जिससे पुलिसिंग और आसान हो सके। ये भारतीय न्याय संहिता में जो पुलिस के लिए जो अभी नए कानून के तहत जो निर्देश आए हैं, उसमें हमको जो है जो भी हमारा माल हम लोग जो क्राइम सीन पे जाने के बाद जो भी पुलिस को कार्रवाई करनी है वो सारी ऑनलाइन होनी है। वहाँ पर मौके पे सारा जो भी होना है वो सारा डिजिटली होगा और वहीं पे सारा सील पैक होके जो है वो जो चेन ऑफ कस्टडी होती है वो भी डिजिटल रखी जाएगी। तो उत्तराखंड पुलिस प्रयास कर रही है कि पूरा जो है इसको जो भी क्राइम सीन पे जैसे मर्डर हो, डकैती हो, वहाँ जाने के बाद जो भी सीजर होते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, अन्य एविडेंस, साइंटिफिक एविडेंस होते हैं, तो पूरी फॉरेंसिक टीम वहाँ पर मौके पर जाकर जो सर्च सीजर होगा वो जो है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो वहाँ से जिला लेवल पे एक मालखाना बनाने का प्रयास चल रहा, तो जो है थाने के मालखाने में न जाते हुए वो जिला स्तर पे डायरेक्ट आएगा। सहयोगी आलोक सेमवाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आलोक, जिस तरह से लगातार आधुनिकीकरण के कार्य किए जा रहे हैं या कम से कम घोषणाएं हो रही हैं, ऐलान हो रही है, उससे क्राइम ऑफ सीन में काफी हेल्प मिलेगी और जो पुराने एविडेंस हैं उनको भी अच्छे से रखने में एक सहूलियत होगी। ये क्या कुछ है पूरा मॉडल और लेटेस्ट अपडेट क्या है? देखिए कुणाल, उत्तराखंड के जो मालखाने हैं जिसमें कि केसेस से संबंधित सभी फाइल, दस्तावेज और जो चीजें रखी जाती हैं उनको हाईटेक बनाने का प्रयास फिलहाल अब उत्तराखंड सरकार करने जा रही है। उत्तराखंड की ओर से, उत्तराखंड पुलिस विभाग की ओर से ये पहल फिलहाल की जा रही है और मुंबई के जो मालखाने हैं उनका फिलहाल अध्ययन किया जा रहा है। किस तरह से वो हाईटेक है इस बात को लेकर गहन चिंतन किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा और इसी को लेकर जो है उत्तराखंड के मालखानों की रूपरेखा भी फिलहाल तैयार की जाएगी और कब तक ये होता है ये एक देखने वाली बात होगी और बड़ी दिलचस्प बात होगी। जी चलिए ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया आलोक। वहीं बागेश्वर के अंतर्गत कपकोट तहसील सभागार में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें 60 मामलों का निष्पादन करने की बात सामने आई। कपकोट नगर पंचायत और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और पानी की समस्याएं आई, तो वहीं लीती के सहित कपकोट के कई क्षेत्रों में इन दिनों शिक्षकों की कमी के कारण अध्ययन में बाधा उत्पन्न हो रही है। आपको बता दें कि इन दिनों पूरे उत्तराखंड में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन चल रहा है। वहीं कपकोट के अधिकांश स्कूल अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। ग्रामीणों ने शिकायत की कि उनके स्कूलों में मात्र एक ही शिक्षक है, जिस कारण बच्चों के भविष्य पर असर पड़ रहा है। वहीं नरगड़ा के ग्राम प्रधान और भैसारी कुटीर के लोगों ने कहा कि अब तक सड़क ना होने के कारण आम जनमानस को काफी प्रभावित होना पड़ रहा है। वहीं प्रसव के दौरान महिला और अन्य मरीजों को भी पैदल चलना पड़ता है। नरगड़ा के जनप्रतिनिधि तारा सिंह ने बताया कि उनकी मांगों को यदि जल्द पूरा नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट ने जनता दरबार की व्यवस्थाओं पर ही सवाल खड़े किए। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बादल फटने के बाद पिछले 5 दिनों से मोर्चे पर डटे रेस्क्यू कर्मियों ने अब तक 11,775 लोगों का रेस्क्यू कर लिया है। वहीं रेस्क्यू और बचाव कर्मियों में पंडा, पुरोहितों और गांव के आम लोग भी अपना सहयोग दे रहे हैं। आपको बता दें कि केदारनाथ गुप्त काशी सोनप्रयाग में पंडा पुरोहितों के द्वारा सड़क के किनारे नजदीकी गांव में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क खाने पीने और ठहरने की व्यवस्था की गई है। वहीं पंडा पुरोहितों और सेना के जवानों को अपने बीच पाकर यहां यात्रा पर आए तीर्थयात्री भावुक हो गए। पंडा पुरोहितों और सेना के जवानों को धन्यवाद भी किया। वहीं केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने कहा कि पिछले 5 दिनों से केदार सभा में श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क रहने और खाने की व्यवस्था की चर्चा की गई और इसको अमल में लाया जा रहा है, जिसमें शासन प्रशासन द्वारा पूरा सहयोग मिल रहा है और केदार सभा भी दिन रात राहत बचाव कार्य में अपना योगदान दे रहा है। जय श्री केदार। जैसे कि श्री केदारनाथ धाम में लगातार 5 दिन तक श्री केदार सभा द्वारा निःशुल्क भोजन एवं रहने की व्यवस्था की गई, जिसमें शासन एवं प्रशासन का श्री केदार सभा को पूरा सहयोग मिला और केदार सभा भी शासन प्रशासन के साथ बिल्कुल मजबूती से इस दुख की घड़ी में कंधे से कंधे मिला के खड़ी है
जय बाबा केदार हर चमोली पुलिस की तत्परता और सूझबूझ ने श्रद्धालु को समय रहते अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। दरअसल बद्रीनाथ में तृप्तकुंड परिसर के पास एक श्रद्धालु की तबीयत खराब होने के कारण वह बेहोश होकर गिर गए। तृप्तकुंड परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों और एसडीआरएफ के जवानों द्वारा तत्काल उन्हें स्ट्रेचर की सहायता से मंदिर परिसर में बने अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों की टीम द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें स्वामी विवेकानंद अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। थानाध्यक्ष नवनीत भंडारी द्वारा श्रद्धालु के लिए वाहन की व्यवस्था कर उन्हें स्वामी विवेकानंद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के बाद श्रद्धालु अब स्वस्थ हैं। उपचार के बाद श्रद्धालु ने चमोली पुलिस और एसडीआरएफ के जवानों का आभार जताया। और उत्तराखंड न्यूज में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।